Hello, this is my 22nd lecture for the session 2, and today we are going to start a new chapter that is nothing but the chapter number 3, current electricity. We have studied that electricity at rest. We have studied in electrostatics, and when electricity in motion, we shall study in current electricity. So when electricity is in rest, it is called electrostatics, and we study the related concept and laws and phenomena in the branch of physics, electrostatics. And when electricity is in motion, then we shall discuss it about the chapter number 3, current electricity, the branch of physics called current electricity. हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट के अंदर जो आपके पास जो हम लोग जो पढ़ रहे हैं अभी इसके अंदर 12th क्लास के अंदर, उसके अंदर क्या है कि दो तरह के हमारे पास कंसेप्ट आते हैं। फर्स्ट हमने इलेक्ट्रिक चार्ज, मैंने पहले ही जब फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया था तभी मैंने आप लोगों को बता दिया था कि चार्ज और इलेक्ट्रिसिटी हम लोग एक मान सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी बोलो या इलेक्ट्रिक चार्ज बोलो, एक ही चीज़ है। अगर इलेक्ट्रिक चार्ज रेस्ट पोजीशन के अंदर होगा तो हम लोग किसके अंदर पढ़ेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर पढ़ेंगे। और अगर हम लोग इसके अंदर चार्ज अगर मोशन के अंदर होगा तो वो चीज़ हम लोग किसके अंदर पढ़ेंगे? करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर पढ़ेंगे। यहाँ पर हमारे पास जैसे मान लो आपके पास अब चार्ज रेस्ट पोजीशन के अंदर है, मान लो आपने इंसुलेटर को चार्ज प्रोवाइड किया, तो चार्ज फिर जितना भी हम लोग देंगे वो एक ही जगह पर सिचुएट रहेगा, जैसा कि हम लोगों ने पिछले चैप्टर के अंदर पढ़ा था। उसके अंदर हम लोगों ने देखा था कि चार्ज हम लोग किसको दे रहे हैं? इंसुलेटर्स को दे रहे हैं। वो देने का प्रोसेस कुछ भी हो सकता है, फ्रिक्शन हो सकता है, कंडक्शन हो सकता है, इंडक्शन हो सकता है। लेकिन वो चार्ज जिस भी बॉडी को हम लोग देते थे इंसुलेटर को, सारा का सारा चार्ज कहाँ पर रहता था? रेस्ट पोजीशन के अंदर रहता था। इस वजह से वो सारे के सारे फिनोमिनन हम लोगों ने किसके अंदर पढ़े? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर पढ़े। नाम से पता चल रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। स्टैटिक्स आपके पास इसके अंदर रेस्ट पोजीशन के बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिक चार्ज अगर रेस्ट पोजीशन में हो मीन्स इलेक्ट्रिसिटी इज एट रेस्ट, और वी डिस्कस और स्टडीड इन द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड व्हेन चार्ज इज इन मोशन। अब इसके अंदर भी हमारे पास थोड़ा सा हम लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। अगर मान लो आपके पास चार्ज की वैल्यू, चार्ज आपके पास मोशन के अंदर कब होगा? दो कंडीशन होती है। पहली कंडीशन कौन सी होगी कि आपके पास जो सब्सटेंस है वो क्या होना चाहिए? कंडक्टर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इंसुलेटर नेवर अलाउज इलेक्ट्रिक चार्ज टू फ्लो थ्रू देम। तो कोई भी इंसुलेटर इलेक्ट्रिक चार्ज को अपने में से फ्लो नहीं होने देता, इस वजह से इंसुलेटर नहीं होना चाहिए। पहली चीज तो क्या होनी चाहिए? कंडक्टर होना चाहिए, विच अलाउज इलेक्ट्रिक चार्ज टू पास थ्रू इट, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है कि चार्ज को फ्लो होने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी होनी चाहिए, और वो चीज आपको किससे मिलेगी? इलेक्ट्रिक सोर्स से मिलेगी, जिसे हम लोग सेल के नाम से जानते हैं। तो जब हम लोग किसी कंडक्टर को हम लोग सेल से कनेक्ट करते हैं, तब आपके पास चार्जेस को फ्लो होने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी प्रोवाइड होती है सेल से, और कंडक्टर उन चार्जेस को अपने अंदर से फ्लो होने देता है। जब ये फ्लो होते हैं तभी आपके पास क्या होगा? हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिसिटी इन मोशन। तो यहाँ पर आपके पास ये जो अगला जो चैप्टर है, उस अगले चैप्टर के अंदर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी इन मोशन से रिलेटेड कंसेप्ट, फंडामेंटल और जो लॉज है वो सारे के सारे हम लोग इसके अंदर पढ़ते हैं। दो शर्तें होगी करंट इलेक्ट्रिसिटी की। पहली शर्त कौन सी है? द सब्सटेंस मस्ट बी कंडक्टर, एंड द सेकंड थिंग इज दैट देयर इज ए सोर्स which provides energy to the charges to flow through the conductor। तो दो चीजें आपके पास इसके अंदर होनी चाहिए। तो यहाँ पर करंट इलेक्ट्रिसिटी वो ब्रांच ऑफ फिजिक्स होती है जो जिसमें इलेक्ट्रिसिटी किसके अंदर होती है? मोशन के अंदर होती है। ये आपके पास इसके अंदर
मोशन के अंदर आपके पास आ गया। और यही सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। उसमें पहला टॉपिक आता है आपके पास इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है, अगर हम लोग बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज के अंदर समझें तो इलेक्ट्रिक करंट इज व्हाट? इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर। अब ये फ्लो ऑफ चार्ज तो खैर हमारे समझ में आ गया भाई, चार्जेस का एक जगह से दूसरी जगह पर फ्लो होकर के जाना, एक जगह से दूसरी जगह जाना। जैसे लिक्विड फ्लो होता है, जिस तरह से आपके पास गैसेस फ्लो होती है एक जगह से दूसरी जगह पर, उसी तरह से चार्जेस भी क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह पर जाता है। बस इसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? फ्लो ऑफ चार्ज के नाम से जानते हैं। अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के बारे में बात कर ले तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है कि जो कोई भी कंडक्टर के अंदर ये जो आपके पास सर्कुलर सरफेस दिख रहा है, इसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? क्रॉस सेक्शन के नाम से जानते हैं। क्रॉस सेक्शन का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लो ये चौक है आपके पास और इस चौक को आपने दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया, तो ये जो रीजन आप लोगों को दिख रहा है यही चीज कहलाती है क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस चौक। और इसके अंदर आपके पास इसका एरिया होगा तो क्रॉस सेक्शनल एरिया या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के नाम से हम लोग जानते हैं। इस केस के अंदर अगर इसके रेडियस आर है तो रेडियस आर होगी तो इसके अंदर इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना होगा? पाई आर स्क्वायर। तो किसी भी कंडक्टिंग वायर के अंदर भी अगर आप बीच में से उसे क्रॉस सेक्शनल अगर मान लो दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं, आपको जो इसके अंदर जो भी एरिया आपको नजर आ रहा है वही उसका एरिया ही क्या कहलाता है? क्रॉस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन या क्रॉस सेक्शनल एरिया या क्रॉस सेक्शन के नाम से जानते हैं। तो किसी पर्टिकुलर पूरे क्रॉस सेक्शनल रीजन के अंदर या क्रॉस सेक्शनल एरिया में से कितना चार्ज उसमें से क्रॉस होकर के निकलेगा, जैसे मान लो आपके पास यही है, अब ये आपके पास इसके अंदर जुड़ा हुआ है, ये चौक इसके अंदर जुड़ी हुई है, तो इसके अंदर क्रॉस सेक्शनल एरिया में से कितना चार्ज पास होता है, वही चीज क्या कहलाती है? द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। समझ में आ गया? ये एक बेसिक फंडामेंटल इलेक्ट्रिक करंट होता है। और जो अगर डेफिनेशन के हिसाब से बात करें, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। एक बार फिर बता देता हूं मैं आप लोगों को कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? द रेट ऑफ, अगर सिंपल बात करें, द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। और अगर अपन थोड़ी टेक्निकल लैंग्वेज के अंदर बात करें, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इसमें पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नहीं आएगा, आगे जाकर के टॉपिक्स में आएगा, तो कंफ्यूज नहीं होना हम लोगों को। हमारे पास यहाँ पर क्या होगा? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर is called electric current. The rate of flow of electric charge through area of cross section of a conducting wire is called electric current. ये आपके पास इलेक्ट्रिक करंट आया। आई से हम लोग इससे डिनोट करते हैं और I इज इक्वल टू आ जाएगा Q बाई टी। ए नहीं आएगा क्योंकि पूरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हम लोग इसके अंदर कंसीडर करेंगे। I इज इक्वल टू आ जाएगा Q बाई टी, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर। I इज इक्वल टू Q बाई टी। अब इसके बाद आपके पास अगर हम लोग यूनिट की बात करें तो हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम। और टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकेंड। आपके पास आ गया कूलम पर सेकेंड। और हमारे पास यूनिट ऑफ या एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होगी? एम्पियर होगी।
एम्पियर आपके पास आएगी। ये वैसे फंडामेंटल यूनिट कंसिडर की जाती है। आप लोगों को पहले से पता होगा कि शुरू में इनिशियली इलेक्ट्रिक चार्ज को फंडामेंटल यूनिट कंसिडर किया गया था, बाद में फिर इसको इलेक्ट्रिक करंट को क्या माना गया, फंडामेंटल यूनिट माना गया। तो आपके पास एम्पियर क्या होगी, फंडामेंटल यूनिट होगी। 11th क्लास के चैप्टर नंबर 2 के अंदर हम लोग शुरू में पढ़ लेते हैं कि 7 फिजिकल क्वांटिटीज होती है और विच are considered as a fundamental quantities and fundamental units। तो इलेक्ट्रिक करंट और एम्पियर वही फंडामेंटल यूनिट के अंदर शामिल होता है। तो यहाँ पर आपके पास एम्पियर आपके पास इसके अंदर एसआई यूनिट आ जाएगी। ये फंडामेंटल एसआई यूनिट है, फंडामेंटल एसआई यूनिट है, फंडामेंटल एसआई। तो ये चीज आपके पास इसके अंदर आ गई। जहां तक डेफिनेशन का सवाल है, डेफिनेशन के अंदर डायमेंशनल इक्वेशन का जहां तक सवाल है, क्योंकि फंडामेंटल यूनिट है तो m0 l0 t0 a1 आपके पास इसके अंदर आएगा। फंडामेंटल यूनिट किसी भी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती है, इस वजह से आपके पास इसके अंदर m0 l0 t0 और a1 आपके पास इसके अंदर आएगा। तो ये हो गया आपके पास फॉर्मूला I = Q/T। ये हो गया आपके पास कूलम अपॉन सेकंड या एम्पियर फंडामेंटल एसआई यूनिट है। डायमेंशनल इक्वेशन होगी m0 l0 t0 a1। अब आपके पास 1 एम्पियर आया तो 1 एम्पियर की डेफिनेशन भी हमारे पास इसके अंदर आएगी। और 1 एम्पियर की डेफिनेशन क्या होती है, इसी डेफिनेशन से इसी बेसिस पर हम लोग डिफाइन करेंगे कि चार्ज की वैल्यू क्या लेंगे, हम लोग 1 कूलम लेंगे। फिर उसके बाद टाइम कितना लेंगे, 1 सेकेंड लेंगे। फिर उसके बाद 1 को 1 से डिवाइड किया तो 1 और कूलम पर सेकेंड के लिए हमारे पास नेम रहेगा एम्पियर। यानी इसी फॉर्मूले के बेसिस पर हम लोग 1 एम्पियर को करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर डिफाइन करते हैं। और वैसे इसकी जो इंटरनेशनल डेफिनेशन होती है वो थोड़ी सी अलग होती है, जो चैप्टर नंबर 4 के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के अंदर। यहाँ पर हम लोग इसी बेसिस पर डिफाइन करेंगे। तो आपके पास आ गया चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है, 1 कूलम है, टाइम कितना हो गया, 1 सेकेंड हो गया। तो आपके पास डेफिनेशन यही आ जाएगी, व्हेन 1 कूलम चार्ज फ्लोस थ्रू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर पर सेकेंड। 1 कूलम चार्ज आ गया, टाइम आपके पास 1 सेकेंड आ गया, तो करस्पॉन्डिंग जो करंट होगी वो करस्पॉन्डिंग करंट कितनी हो जाएगी, 1 एम्पियर होगी। और when 1 coulomb charge flows through area of cross section per second, then the magnitude of corresponding current is called 1 ampere। एक बार फिर बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना। When 1 coulomb charge flows through area of cross section of a conductor per second, then the magnitude of corresponding current is called 1 ampere। लिख देता हूं मैं इसको। तो आपके पास यहां पर आ गया व्हेन 1 कूलम चार्ज फ्लोस थ्रू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर। When 1 coulomb charge flows through area of cross section of a conductor, और conducting wire लिख देता हूं मैं, conducting wire per second, then magnitude of corresponding current, magnitude of corresponding current is called 1 ampere। तो ये चीज आपके पास इसके अंदर मैग्नीट्यूड ऑफ करस्पॉन्डिंग करंट कितनी हो जाएगी, 1 एम्पियर हो जाएगी। ये आपके पास डेफिनेशन हो जाएगी। मतलब सिंपल सी बात है, किसी भी कंडक्टिंग वायर के अंदर 1 कूलम चार्ज पर सेकंड के अंदर अगर फ्लो हो रहा है तो करस्पॉन्डिंग करंट कितनी आ जाएगी आपके पास, 1 एम्पियर करंट उस वायर की मानी जाएगी। तो ये हो गया आपके पास कौन सा, 1 एम्पियर करंट हो गया। तो आपके पास डेफिनेशन होगी
इलेक्ट्रिक करंट की, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। फॉर्मूला हो गया I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, और ऐसा यूनिट आपके पास आ जाएगी कूलाम पर सेकेंड, इसी को हम लोग एम्पेयर के नाम से जानते हैं। और वैसे हम लोगों को ध्यान रखना है कि ये फंडामेंटल ऐसा यूनिट है, मीन्स ये किसी और फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती। हालांकि हमें यहाँ पर दिखने से ऐसा लग रहा है कि इलेक्ट्रिक करंट चार्ज और टाइम पर डिपेंडेंट है, लेकिन ये इंडिपेंडेंट है। इसके इंटरनेशनल डेफिनेशन चैप्टर नंबर 4 में आएगी, और वैसे 11th क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। डायमेंशनल इक्वेशन का जहाँ तक सवाल है, फंडामेंटल क्वांटिटी तो m0, L0, T0, A1 इसके अंदर हमारे पास डायमेंशनल इक्वेशन आएगी। When 1 coulomb charge flows through area of cross section of a conducting wire per second, अगर 1 कूलम चार्ज, ये डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर है, क्योंकि कोई भी नई क्वांटिटी जब हमारे पास इंट्रोड्यूस होती है तो हम लोग इसको डिफाइन करते हैं। तो डिफाइन करेंगे तो आपके पास कितनी आ जाएगी, when 1 coulomb charge flows through area of cross section of a conducting wire per second, then magnitude of current flowing through the area of cross section will be 1 एम्पियर। अब आता है आपके पास इज इट स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी। जहां तक हम लोगों ने अब तक इलेक्ट्रिक करंट को पढ़ा है, इसके अंदर डायरेक्शन इंट्रोड्यूस होती है। कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट जो हम लोगों ने 10th क्लास तक पढ़े हैं या इससे छोटी क्लासेस में पढ़े हैं, तो उस सर्किट के अंदर इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन होती है। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हम लोग शो करते हैं। तो किसी भी सर्किट के अंदर डायरेक्शन ऑफ करंट शो कर रहे हैं, दैट मीन्स करंट इन्वॉल्व्स द डायरेक्शन। और जब करंट डायरेक्शन को इन्वॉल्व करेगी तो ऐसी सिचुएशन के अंदर क्या होगा कि आपको ऐसा लगेगा कि ये स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन एक्चुअली ये स्केलर क्वांटिटी नहीं होती है। सॉरी, ऐसा लगेगा जैसे वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती है, या इसे कंसीडर नहीं किया जाता है। रीजन क्या है इसके पीछे? रीजन ये है क्योंकि हमारे पास वेक्टर लॉज होते हैं जो 11th क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। बिल्कुल सिंपल से एग्जांपल्स में आप लोगों को बता देता हूं कि जैसे मान लो आपके पास 2 परपेंडिकुलर वायर्स हैं, और इन परपेंडिकुलर वायर्स के अंदर 4 एम्पियर की करंट और 3 एम्पियर की करंट्स। अगर इलेक्ट्रिक करंट वेक्टर क्वांटिटी है तो ये 2 परपेंडिकुलर वेक्टर्स का जो सम है, वो सम अगर 3 और 4 है, तो हमारे पास वेक्टर एडिशन के लॉस के हिसाब से √a² + b² + 2ab cos थीटा आएगा। a² का मतलब आ जाएगा 4a², b² का मतलब आ जाएगा आपके पास जो रिजल्टेंट करंट होगी, उस रिजल्टेंट करंट की वैल्यू a² फर्स्ट वेक्टर का स्क्वायर प्लस सेकंड वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। यहां पर आपके पास कितना आ जाएगा, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 × 4 × 3 × cos 90। cos 90 की वैल्यू हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं 0 होती है, तो cos 90 की वैल्यू 0 हो गई, तो इसका मतलब क्या हो गया आपके पास, केवल 4² + 3², 16 + 9 25, तो आपके पास आ जाएगा 5। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आपके पास 4 एम्पियर और 3 एम्पियर अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, और अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो इनका रिजल्टेंट कितना होना चाहिए, 5 एम्पियर होना चाहिए। और 5 एम्पियर होना चाहिए, तो यहां पर तो 5 एम्पियर होता नहीं है, बल्कि कितना होता है, 7 एम्पियर होता है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक करंट वेक्टर लॉस ऑफ एडिशन को ओबे नहीं करती है, और जब ये ओबे नहीं करती है तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये क्वांटिटी को हम लोग वेक्टर क्वांटिटी नहीं मानेंगे। क्योंकि अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर लॉस को फॉलो नहीं कर रही तो वो काहे की वेक्टर है, वो कौन सी कंसीडर की जाएगी, स्केलर क्वांटिटी कंसीडर की जाएगी। तो इलेक्ट्रिक करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी बिकॉज इट डज नॉट फॉलो द लॉस ऑफ वेक्टर्स और वेक्टर एडिशंस। इलेक्ट्रिक करंट is a scalar quantity, though it involves direction, because it does not follow
वेक्टर लॉस। क्योंकि ये वेक्टर लॉस को फॉलो नहीं करती, इस वजह से ये क्या मानी जाती है, स्केलर क्वांटिटी कंसीडर की जाती है।